देख लेना आप सब लोग, एक दिन ये लड़की इस घर को तोड़ देगी, खा जाएगी अपनी सबकी खुशियां, बर्बाद कर देगी मेरे बेटे को। और तब आप लोगों को मेरी बात समझ आएगी। चुपचाप जाके शादी के मंडप पे बैठ जा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस घर की इज्जत बचा दे। ये लड़की उसकी बीवी तो हो सकती है, लेकिन मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। देख रहे हो ना पापा, आपके तेजू के साथ क्या क्या हो रहा है, देख रहे हो ना। एक बार में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरे सारे सपने, सारे अरमान सबको मुझसे छीन लिया गया। मेरे अपनों ने नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ। हर किसी ने ये देखा कि वो क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या सही है। किसी ने मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। पापा, आप देख रहे हो ना सब। देख रहे हो ना पापा। आखिर मेरी ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है पापा। बताओ ना। तुम अपनी बाबा की बात जरूर याद रखना। दिल और दिमाग में जब भी हो लड़ाई, दिमाग ने सवालों की झड़ी हो लगाई, दिल की आवाज जब देना सुनाई, चुप हो जाना, शांत रहना, किसी नदी के किनारे अकेले बैठना, क्योंकि शांत मन को ही रास्ता देता ही सुझाई, और ठहरे पानी में ही सच देता है दिखाई। जब जब कमजोर पड़ी हूँ, हमेशा आपकी इस कविता ने मुझे हिम्मत दी है पापा। मैं जानती हूँ अब जो हुआ है उसे बदल तो नहीं सकती। अब जो हुआ सो हो गया। इसे याद कर करके, इसे सोच सोच के और आंसू नहीं बहाऊंगी मैं। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। जो भी हालात हो, चाहे जो भी हो जाए, अपने सपनों के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी मैं। अपने इरादों को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। आपका सपना मैं पूरा करती रहूंगी बाबा। बस अब मैं और नहीं रोऊंगी। अब आपकी तेजू नहीं रोएगी। हाय, तुम तो फंक्शन के लिए अभी तक रेडी भी नहीं हुई। मैं तुम्हारी हेल्प करूं? पता तेजस्विनी, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन ना इस शादी से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे भाई नील की शादी उस लड़की से हुई है जिसे वो बहुत चाहता है। और देखना, आज मैं तुम्हें ऐसे तैयार करूंगी कि सब लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे।
नाइस। एक बात पूछूं? तुम इस शादी से खुश तो हो ना? आई नो कि तुमने वहां मना कर दिया था, लेकिन वो इसलिए ना क्योंकि जूही की शादी हो रही थी नील से, और एक बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें ये सब गलत लग रहा था। बट यू नो व्हाट, तुमने जिस तरह से हैंडल किया वो सही था ना? नो, ये बहुत मुश्किल है। देखो तेजस्विनी, अगर तुम इस बात से अपसेट होना कि लीना काकू ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, घर में सारा तमाशा हुआ, तो आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन अगर तुम नील से शादी करके खुश नहीं हो तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। तुम जानती हो ना कि वो जूही से शादी नहीं करना चाहता, तुमसे प्यार करता है, और सही भी है। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे ना, किसी ट्रिप पर मिले थे राइट? तो पता नहीं तुमने उस पर क्या जादू कर दिया कि सारी लड़कियों को भूलकर वो तुमसे प्यार कर बैठा। एंड आई एम वेरी श्योर तुमने उसे कोई हिंट्स दिए होंगे, है ना? लेकिन ताई, मैंने उसे कोई भी हिंट नहीं दी थी। इनफैक्ट उसने जब मुझे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, तब तो मैं उसे साफ साफ मना कर चुकी थी। लेकिन मेरे हाँ या ना से इसको क्या ही फर्क पड़ता है, शादी तो हो ही गई। एक मिनट, तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम इस शादी से खुश नहीं हो, तुम ये शादी करके पछता रही हो? हाँ बोलो ना। अब पछता कर क्या ही होगा? अब तो मैं बस ये सोच रही हूँ कि यहाँ जिसके घर में मैं रह रही हूँ, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, उन्हें मनाऊं कैसे, उनका दिल कैसे जीतूं? क्योंकि अगर मैंने वो नहीं किया ना, पता नहीं यहाँ इस घर में कैसे रहूंगी मैं। तेजू, तेजू, देखो मैं जानती हूँ कि तुम अपसेट हो, तुम परेशान हो, लेकिन इस शादी को लेके तुम इतना नेगेटिव मत सोचो। मेरे लिए शादी को लेकर कुछ पॉजिटिव सोचने जैसा है भी नहीं ताई। मुझे तो शादी करनी भी नहीं थी, शादी करना तो मेरे ख्याल में भी नहीं था अभी। मुझे अभी एमए कंप्लीट करना था, मेरे खूब सारे पैसे कमाकर मुझे जॉब करके अपने फैमिली को सपोर्ट करना था, बहुत बड़ी सिंगर बनके अपने और अपने बाबा का सपना पूरा करना था। मुझे कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन तेजस्विनी, तुम ये सपना अभी भी पूरा कर सकती हो। मेरा भाई, तुम्हारा पति नील, अपने पति पर भरोसा करो। नील ना तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा बिगेस्ट सपोर्टर बनेगा, तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारी मुझे नहीं चाहिए उसकी मदद। सपने मेरे हैं ना, उन्हें पूरा करने की कोशिश भी मैं करूंगी, उनके लिए मेहनत मैं करूंगी। मुझे उसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हालात ने मुझे मजबूर तो जरूर किया है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। और रही बात नील की, तो यहाँ रहकर एक बात तो समझ आई है मुझे कि वो आज तक सिर्फ दूसरों के कहने पे चलते आया है। फिर भला वो मेरे लिए क्या कर सकता है? इससे पता चलता है तुम मेरे भाई को ना अभी तक पहचान नहीं पाई हो, जान नहीं पाई हो। वो दूसरों के कहने पर नहीं चलता, वो दूसरों को ना खुद से पहले रखता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो डरता है, इसलिए क्योंकि उसे उन सब की परवाह है, केयर करता है। वो कम बोलता है, चुप रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कमजोर है तेजस्विनी। सही वक्त आने पर ना वो सही कदम उठाएगा, हिम्मत है उसमें, और ये मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मेरा भाई है वो। एक एग्जाम्पल दूं, उसने जूही से कुछ नहीं छुपाया। वो अपनी लाइफ की सही डिसीजन ले सके इसलिए उसने सब कुछ बता दिया। हमारी बात हो रही है इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, वरना आई एम वेरी श्योर वो तुम्हें खुद बता दे। वो बता चुका है मुझे मेरे पूछने के बाद, और मुझे नहीं लगता कि ये बात वो मुझे खुद से कभी बताता, क्योंकि ये बताने के लिए ना हिम्मत की जरूरत होती है जो उसमें नहीं है। तुम नील को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? जरूरी तो नहीं है ना कि मैं दुनिया के हर इंसान को समझने की कोशिश करूं। हेलो, यहाँ दुनिया की हर इंसान की बात नहीं हो रही है, नील की बात हो रही है। नील जो मेरा भाई है और तुम्हारा पति, अपने पति नील की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजरों में। तो देखिए, आपको ये बात बुरी लगेगी,
लेकिन जिस लड़के की शादी तय हो जाने के बाद अगर वो किसी और लड़के के बारे में सोचे, अपनी मंगेतर को ये कहे कि वो उसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा, ऐसे लड़के की मेरी नजरों में तो कोई वैल्यू नहीं है। ओह गॉड, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना लोगों की। उन्हें चीजों की कदर उन्हें हासिल होने से पहले और लोगों की कदर उसके खोने के बाद होती है। अगर तुम नील को ऐसे ही नीचा दिखाती रही, उसकी कदर नहीं की ना तुमने, देखना एक दिन तुम उसे खो दोगी। एंड ट्रस्ट मी, उस दिन ना तुम बहुत पछताओगी तेजस्वी। मुझे ऐसा तो नहीं लगता। जिसे पाकर खुशी नहीं हुई हो, उसे खोकर क्या ही पछताऊंगी मैं। तेजस्वी, तुम अपसेट हो ना? तुम अपसेट हो इसलिए तुम ये सब कह रही हो ना? तुम नाराज हो ना नील से? हाँ, नाराजगी अपनों से होती है और नील को मैं अपना नहीं मानती था। ना प्यार, ना गुस्सा, ना नाराजगी, कोई फीलिंग नहीं है मेरे मन में नील के लिए। हाँ, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे पसंद करने लग जाऊंगी। सच बताओ तो अब मुझे उसकी अच्छाई पर भी डाउट होने लगा है। अगर वो वाकई में अच्छा होता ना, तो इस तरह मुझे शादी करने के लिए मैनिपुलेट नहीं करता। मैनिपुलेट? हाँ ताई, नील ने जो किया है ना, उसे मैनिपुलेशन ही कहते हैं। मुझे तो शादी करनी नहीं थी और नील से तो बिल्कुल ही नहीं। ये बात कही थी मैंने उसे, वो जानता था ये बात। आखिरी बार मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ, तुम और मैं, हम कभी नहीं हो सकते नील। आपने देखा ना मैं किस तरह अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे बलि का बकरा ना बनाए, मेरी शादी ना कराए। सब कुछ देखने, जानने, समझने के बाद भी उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उसके हाँ करने के बाद मेरी हाँ या ना तो किसी ने सुनी ही नहीं। किसी को क्या ही फर्क पड़ा। इसे तो मैनिपुलेशन ही कहेंगे ना ताई। और जो नील ने किया है ना, वो किसी ब्लैकमेल से कम नहीं है। तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मैनिपुलेशन, ब्लैकमेल, ओह माय गॉड, तुम नील के बारे में ये सब सोचती हो? और वो डगर तुमसे प्यार करता है। अभी तो ऐसे लग रहा है कि उसकी शादी जूही से होती ना तो बेस्ट हो जाता, क्योंकि तुम उसका प्यार डिजर्व नहीं करती। पता नहीं तुमने उससे ऐसा क्या देख लिया। मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ कि अपने भाई के बारे में कोई भी बहन ऐसे सब सुन नहीं सकती है, उसे ऑब्वियसली हर्ट तो होगा ही। लेकिन ताई, ताई मत बोलो। अभी तुमने जो कुछ भी कहा ना, उसके बाद हमारे बीच रिश्ता तो नहीं हो सकता। मैं भी कितनी पागल थी। मैं ये सोच रही थी कि फाइनली इस घर में कोई तो आएगा जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। लेकिन तुम भी उन सब की तरह निकली। गलत उम्मीद लगा बैठी मैं तुमसे। उम्मीदें तो मेरी टूटी है ताई। मेरे अपनों ने मेरी उम्मीदें तोड़ी। पता नहीं मुझे जान से आपने कैसे उम्मीदें छोड़ी। कहा ना गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। लेकिन तुम भी बहुत बड़ी गलती कर रही हो तेजस्वी ने। मेरे भाई की अच्छाई को उसकी कमजोरी समझकर। मेरा भाई है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। इस दुनिया में ना उससे अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। लेकिन तुमने उसकी अच्छाई को ही ना बुरा ठहरा दिया। लेकिन एक दिन आएगा तेजस्वी, जब नील की अच्छाई तुम्हारा दिल छू जाएगी। तुम्हें नील अच्छा लगने लगेगा। नील से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। और उस दिन अगर मैं घर में रही ना, ये बात तुम्हें मैं याद दिला दूंगी। आप अपने भाई को लेकर जितनी कॉन्फिडेंट है ना, उतनी ही कॉन्फिडेंट मैं अपने आप को लेकर हूँ। मुझे नहीं लगता जिस आदमी ने मुझे इस जबरदस्ती के रिश्ते में बांध दिया हो, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी हो, मेरे सारे सपने तोड़ दिए हो, उस आदमी को मैं कभी माफ कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ अपनी आई और अपने भाई का ख्याल रखना है मुझे। मेरे बाबा नहीं है, लेकिन अगर मेरे पापा जिंदा भी होते ना, तो भी मैं शादी को कभी नहीं मानती। नील ने मेरे सबसे बड़ी मजबूरी का फायदा उठाया है और इस बात के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। फिर चाहे उसे पूरी दुनिया कितना ही अच्छा क्यों ना माने, मेरी नजरों में वो कभी अच्छा नहीं बन पाएगा, कभी नहीं।
जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका द फॉरेन वर्क्स यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सेनेगन वीजा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स किस तरीके से सेनेगन वीजा ले सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस होता है, तो वही इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखते रहना, स्टेप बाय स्टेप देखना है किस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे, किस तरीके से आप उस वीजा को आप आसानी से ले सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, क्या आपका यहाँ पे बजट होना चाहिए यदि आप सेनेगन एरिया के अंदर विजिट करना चाहते हैं या फिर आप वर्क करना चाहते हैं या स्टडी बेस पर आप जाना चाहते हैं। तो आप वीडियो में बने रहे, स्टेप वाइज आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको बताते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे सेनेगन का वीजा अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सेनेगन है क्या, सेनेगन जो जोन बनाया गया, सेनेगन क्षेत्र बनाया गया, तो यह है क्या। तो सेनेगन जोन यूरोप के द्वारा एक बनाया गया एक जो यह जोन है यानी एरिया है जो कि यहाँ पे बॉर्डर फ्री करना है, यानी कोई भी प्रतिबंध नहीं हो यात्रा के दौरान, यानी कोई भी एक दूसरे देश में बिना किसी आपत्ति के जा पाए, जैसा कि हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में जो संबंध है जो कि यात्रा के तौर पर बिना किसी डॉक्यूमेंट यानी बिना किसी पासपोर्ट के आप यहाँ पर आ जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से सेनेगन जोन बनाए गए जहाँ पे बिना किसी यात्रा प्रतिबंध के जो है वहाँ के नागरिक यहाँ वहाँ जा सकते हैं उस जोन के अंदर। तो सबसे पहले बता देते हैं सेनेगन है क्या। तो सेनेगन एक जो है यहाँ पे यूरोप के अंदर जो एक कंट्री लक्सेमबर्ग की सेनेगन जोन के अंदर आती है। तो सेनेगन जो है वो यहाँ पे एक छोटा सा गांव है जो कि यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर है। वहां पर ये मीटिंग हुई थी इसके बारे में, सेनेगन जोन बनाने के बारे में। तो उस एरिया का नाम है सेनेगन, उस गाँव का नाम है। तो फिर यहाँ पे सेनेगन क्षेत्र जो किस प्रकार इसका नाम पड़ा तो हम यहाँ पे जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सेनेगन क्षेत्र का नाम इसमें कैसे पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं बता देता हूँ, सेनेगन क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त यात्रा क्षेत्र है और यहाँ पे सेनेगन क्षेत्र में आने जाने के लिए किसी एक देश का वैध वीजा या निवास परमिट होना चाहिए। तो ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा किस तरीके से आप वहाँ पे सेनेगन के अंदर यहाँ पे वीजा लेने के लिए क्या क्या करना होगा। तो सेनेगन क्षेत्र की शुरुआत जो है 1985 में हुई थी, यानी फर्स्ट मीटिंग जो इनकी है वो यहाँ पे 1985 के अंदर यहाँ पे हुई थी। सेनेगन समझौता और सेनेगन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर लक्सेमबर्ग के सेनेगन गांव में किए गए थे। तो मैंने अभी बताया कि सेनेगन जो है वो यहाँ पे लक्सेमबर्ग जो कंट्री है, लक्सेमबर्ग एक छोटी सी कंट्री है, तो उसके अंदर एक छोटा सा शहर है सेनेगन। तो वहाँ पे यहाँ पे यह मीटिंग हुई थी। तो सेनेगन गांव जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर स्थित है, यानी बॉर्डर पर यह होता है। तो सेनेगन लक्सेमबर्ग और जर्मनी फ्रांस की यहाँ पे बॉर्डर पर स्थित है। तो सेनेगन समझौते होते और सेनेगन कन्वेंशन क्रमशः 1985 में यहाँ पे पहली मीटिंग, फिर 1990 के अंदर मीटिंग हुई थी। इन दोनों मीटिंगों में जो हस्ताक्षर हुए थे सेनेगन जोन को बनाने के तौर पर। तो आंतरिक सीमा नियंत्रण रहित क्षेत्र का हिस्सा होने का अर्थ है कि देश के विशेष खतरों के मामलों को छोड़कर अपनी आंतरिक सीमाओं पर कोई जांच नहीं करना, यानी जो भी इन देशों में इधर उधर जाते हैं बिना किसी प्रतिबंध के वो जा सकते हैं, बिना किसी उनके पास अपने देश का एक नेशनल ID कार्ड होना चाहिए, तो उससे वो यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे ट्रेवल कर सकता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे ये जो सेनेगन जोन है एस्टेब्लिश्ड हुआ था 26 मार्च 1995 को, यानी ये पूरा जोन बनकर जो तैयार हुआ था 26 मार्च 1995 को यहाँ पे जो है यहाँ पे बन गया था सेनेगन जोन। तो इसका जो क्षेत्रफल है यानी एरिया वो 4.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 4.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है सेनेगन जोन। आगे भी अलग अलग अभी कंट्रियों को जोड़ रहा है, यानी फैल रहा है। यूरोप की ज्यादातर जो कंट्री है वो तो जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी कुछ कंट्री है, अभी नाम बताऊंगा मैं सभी कंट्रीज के आपको कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं सेनेगन जोन है जो उसके अंदर कितनी कंट्री है, क्या कुछ है। तो सेनेगन आपको बता दिया कि एक गांव था लक्सेमबर्ग के अंदर, तो उसके अंदर वहां पे जो मीटिंग हुई थी तो उसके सेनेगन उस क्षेत्र का नाम था। तो मीटिंग होने के कारण उस पूरे जोन का जो नाम है वही रखा गया सेनेगन क्षेत्र या सेनेगन एरिया, सेनेगन जोन के नाम से इसको जाना जाता है। तो सेनेगन जोन के अंदर अभी हाल फिलहाल के अंदर 29 कंट्रीज है। जी हाँ दोस्तों 29 कंट्रीज है। तो पहले यहाँ पे 26 कंट्रीज थी अभी 2023 के अंदर, लेकिन बाद में 3 कंट्रीज और जोड़ दी गई थी। सबसे पहले यहाँ पे 27वीं कंट्री जोड़ी गई, फिर 2 कंट्रियों को एक साथ जोड़ा गया था जो कि 28-29 कंट्री को यहाँ पे एक साथ जोड़ा गया था। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी कंट्री है 29 कंट्रीज जो है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रिया,
जो कि यहाँ पे यूरोप का ही एक भाग है, तो यूरोप के अंदर ही है। टोटल कंट्रीज शेंगन जोन बनाया गया है, यूरोप के आसपास कंट्रियों को मिलाकर बनाया गया, यानी यूरोप के अंदर जो आसपास कंट्री हैं उनमें। तो ऑस्ट्रिया हो गई, बेल्जियम हो गया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिक्टेनस्टाइन, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। तो यह है 29 कंट्रीज जो कि शेंगन जोन के अंदर आती है, शेंगन जोन के अंदर यह कहलाती है। तो अब बता देता हूँ, पहले तो ये 26 कंट्री थी, 27वीं कंट्री जो 2024 की शुरुआत के अंदर जोड़ी गई थी, जिसका नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है वो यहाँ पे जो है 2024 के अंदर शुरुआती दौर में इसको यहाँ पे शेंगन जोन के अंदर मिलाया गया था। तो ये हो गई यहाँ पे 27th कंट्री, और 28th कंट्री थी रोमानिया। और 29 कंट्री जो है यहाँ पे बुल्गारिया हो गई। तो रोमानिया और बुल्गारिया को हाल ही में अभी मिलाया गया है, जो कि अभी यहाँ पे कुछ महीने ही हुए हैं इनको मिलाया हुआ। तो अभी जो है अभी शेंगन जोन के अंदर टोटल 29 कंट्रीज है। क्रोएशिया, रोमानिया और बुल्गारिया को यहाँ पे साथ में और शामिल कर लिया गया है। तो यह कुछ अभी कंट्री बताई है, टोटल कंट्रीज आपको यूरोप के अंदर यहाँ पे आसपास में देखने को मिलेगी। और जो 30th कंट्री है जो अभी मिलाने की बात चल रही है वो है साइप्रस, द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। तो इस कंट्री का नाम है, तो ये एक आइलैंड है, तो इसको भी मिलाने की बात चल रही है। हो सकता है 2025 के एंड तक इस कंट्री को भी मिला लिया जाए, तो टोटल 30 कंट्री हो जाएगी शेंगन जोन के अंदर। तो अब बात करते हैं कि शेंगन जो वीज़ा लेते हैं हम, तो शेंगन वीज़ा आप किस प्रकार ले सकते हैं। तो सब ज़्यादातर जो लोग हैं वो विजिट करने जाते हैं, तो विजिट वीज़ा किस प्रकार आप ले सकते हैं। तो विजिट वीज़ा यहाँ पे शेंगन के अंदर यदि आप घूमने जाते हैं, ट्रेवल करने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको कंट्री घूमने की जो वीज़ा होती है, लगभग 3 प्रकार की यहाँ पे वीज़ा रहती है। तो तीनों वीज़ा की बात करने वाला हूँ। तो शेंगन के अंदर पहली तो आप कह सकते हैं जिसको हम विजिट वीज़ा बोलते हैं। तो विजिट वीज़ा वो होता है जो उसकी आप किसी अपने नॉन पर्सन के यहाँ पे विजिट करने वाले हैं, उनका आपका इनविटेशन लगने वाला है, जो भी आपको बुला रहा है, या आपका कोई फ्रेंड्स हो सकता है, वो रिलेटिव्स हो सकता है, या आपके जान पहचान कोई भी बंदा हो सकता है, या वहाँ का सिटीजन हो सकता है। यदि आपके दोस्त है, आप मिले हुए हों, तो वो यहाँ पे हो सकता है। तो उसको आप विजिट वीज़ा हम कहेंगे, यानी आप किसी को विजिट करने जा रहे हैं, उसका इन्विटेशन लगेगा और डॉक्यूमेंट उसके लगेंगे। यदि वहाँ का सिटीजन है तो वहाँ उसका पासपोर्ट, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, सब कुछ बिल यहाँ पे आपके लगने वाले हैं अपने फाइल के अंदर। जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये आपके लगने वाले, यदि आप कोई रिलेटिव्स यहाँ पे वहाँ पे PR है, तब भी आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ से इंडिया से अप्लाई करते हैं तो उसको विजिट वीज़ा बोला जाता है। विजिट वीज़ा यहाँ पे उसको हम कहते हैं। दूसरा वीज़ा होता है टूरिस्ट वीज़ा। यदि आपको शेंगन के अंदर टूरिस्ट कर वीज़ा के तौर पर जाना, तो टूरिस्ट वीज़ा वो हो गया जहाँ आप खुद से वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, यानी वहाँ पे आपका कोई भी नॉन बंदा नहीं रहता है, आप खुद से, आपको यहाँ पे उसके अंदर आपको होटल बुकिंग, वहाँ पे कहाँ पे रुकने वाले हैं, तो वो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर शो करना पड़ेगा कहाँ पे, वहाँ पे जितने दिन आपने आइटनरी आपको मांगी जाती है वीज़ा के दौरान, कहाँ कहाँ जाने वाले, कितने दिन वहाँ पे रुकने वाले हो, तो यह भी आपको देखा जाता है। और जितने दिन रुकने वाले हो उतने दिन की आपके पास रहने की यानी अकोमोडेशन आपके पास होना चाहिए, उसी का प्रूफ आपको वीज़ा के अंदर मांगा जाता है। तो इस वीज़ा को कहते हैं टूरिस्ट वीज़ा, यानी जिस देश के अंदर आप यहाँ पे किसी को नहीं जानते और वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो किसी यहाँ पे डॉक्यूमेंट इनविटेशन वगैरह की जरूरत नहीं रहती है, बल्कि आप होटल बुकिंग के तौर पर यहाँ पे ये वीज़ा लेते हैं, जिसको टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं। ये एक ही प्रकार की वीज़ा तो आपको एक प्रकार की मिलेगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ जिसको विजिट वीज़ा के अंदर, जैसे आपका इन्विटेशन लग गया तो उसको विजिट वीज़ा बोला जाएगा। टूरिस्ट वीज़ा हो गया, इसमें आपको होटल बुकिंग, अकोमोडेशन बुकिंग जो कि आपको दिखानी पड़ेगी, तो इसके लिए इसको यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा बोला जाता है। तीसरा होता है बिजनेस वीज़ा, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं कि बिजनेस वीज़ा के तौर पर जाते हैं, जो कि यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसको अटेंड करने जाते हैं, या फिर अपने बिजनेस के सिलसिले में जाने को जाते हैं, कोई मीटिंग वगैरह हो गई या बिजनेस से रिलेटेड कोई वर्क हो गया, तो उस वीज़ा को बोला जाता है बिजनेस वीज़ा। तो तीनों जो वीज़ा है लगभग टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, सब इसी प्रकार से इसको जानते हैं। तो तीनों का प्रकार एक ही वीज़ा, आपको जो स्टिकर वीज़ा लगने वाला है तो इनकी एक ही वीज़ा, लगभग यहाँ पे टाइम पीरियड लगभग सेम मिलता है आपको यहाँ पे ना। उस मेन बात जो इस वीज़ा पर है वो ये है कि आप यहाँ पे उस वीज़ा पर आप वर्क नहीं कर सकते, आपको इस वीज़ा पर कोई भी वर्क राइट्स नहीं मिलते हैं।
ना कुछ आप वहाँ पे कर सकते। केवल आप जिस काम के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, चाहे टूरिस्ट पर्पज से जा रहे हैं या बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं, तो उसी वर्क को कर सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा यहाँ पे वर्क करते हैं और एक्स्ट्रा वहाँ पे स्टे कट जाते हैं तो आप इलीगल हो जाते हैं और वापस आप यूरोप नहीं जा पाएंगे यदि आप ऐसा कुछ करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आगे कि आप यहाँ पे और किस तरीके से यहाँ पे जा सकते हैं शेंगन जोन के अंदर। या तो हो गया विजिट वीज़ा के तौर पर या फिर आप घूमने के टूरिस्ट वीज़ पर। और दूसरी बात करते हैं वर्क परमिट के तौर पर यहाँ पे शेंगन के अंदर कैसे जा सकते हैं। तो वर्क परमिट की हम बात करें तो यहाँ पे वर्क परमिट के अंदर प्रोसेस टाइम भी बहुत लेता है यहाँ एम्बेसी। और एम्बेसी तो क्या पहले वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाता है तो वो यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो उसको लगभग यहाँ पे 3 महीने से लेकर लगभग 6-7 महीने तक यहाँ पे आप मान सकते हो कि इतना लगता है। तो वर्क परमिट पर जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जिस कंपनी में अप्लाई किया उसके साथ आपका इंटरव्यू वगैरह होता है। इंटरव्यू सेलेक्ट होने पर वहाँ से आपका लेटर निकलता है, ऑफर लेटर वगैरह निकलता है। ऑफर लेटर निकलने के बाद आपका वहाँ वापिस यहाँ पे मेडिकल वगैरह सब कुछ होता है। एम्बेसी जैसे जाने से पहले आपका यानी अपॉइंटमेंट बुकिंग कराने से पहले आपको मेडिकल वगैरह वहाँ पे जो वर्क परमिट आपका दिया जाता है जिसको हम वर्क परमिट बोलते हैं, वो एक लेटर निकलता है कंपनी के द्वारा जिसमें आपके पूरी जानकारी मेंशन रहती है, क्या कुछ आप वर्क करने जाने वाले, आपका एक्सपीरियंस लेटर सब कुछ उसके अंदर लगता है। कंपनी को आपको भेजा जाता है तो उसके अंदर आपको कितने घंटे काम करना, क्या आपका ओवर टाइम रहेगा, क्या पे रेट रहेगी, तो उसके अंदर वर्क परमिट लेटर आता है, उस पर आपका सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वो लेटर और जो भी आपको यहाँ पे लेटर एम्प्लॉयर से आपको मिलते हैं सब आपको एम्बेसी के अंदर जब आप वीज़ा के लिए जाते हैं तो ये आपको लेटर लगानी रहती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप वर्क परमिट की प्रोसेस रहती है जिनके एजेंट्स लाखों में चार्ज करते हैं, लेकिन आप खुद से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास अच्छी यहाँ पे स्किल्स है और अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप खुद से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गया वर्क परमिट की प्रोसेस। तो यहाँ पे जो मैंने बताया शेंगन जोन के अंदर जो 29 कंट्री है तो इनका अलग अलग प्रोसेस रहता है सभी का। और विजिट वीज़ा की बात करूँ तो यदि आप किसी एक कंट्री के अंदर यहाँ का वीज़ा ले लेते हैं तो यहाँ पे 29 कंट्रीज वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और मैं अभी डॉक्यूमेंट्स पे आऊँगा किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने वाले हैं हम और किस तरीके से आप शेंगन यहाँ पे वीज़ा ले सकते हो विजिट वीज़ा। तो यहाँ पे थर्ड में बात करता हूँ यहाँ पे। और वर्क परमिट के अंदर एक बात और बता देता हूँ, तो वर्क परमिट भी वहाँ पे 2 प्रकार की निकलती है ज़्यादातर कंट्रियों में। एक तो हो गया आपका डी कैटेगरी का वीज़ा जिसके अंदर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको TRC कार्ड भी मिलता है। तो लगभग कम से कम 1 साल की यहाँ पे जो है यहाँ पे वीज़ा आपको यहाँ पे परमिट दी जाती है जो कि आपका वहाँ पे जाकर यहाँ पे जो वीज़ा तो रहती है लगभग 2-3 महीने की आपको वीज़ा मिलती है। वहाँ पे जाकर आप TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हो यदि आपकी डी कैटेगरी की वीज़ा है तो। और यदि वर्क परमिट में हम बात करें तो यहाँ पे जो दूसरी वर्क परमिट होती है जिसको बोला जाता है सीजनल वर्क परमिट वीज़ा। तो सीजनल वर्क परमिट आपको यहाँ पे जो दी जाती है वो लगभग 6 महीने से लेकर 9 मंथ तक की आपकी रहती है। वो यहाँ पे सिर्फ आपको वीज़ा दी जाती है, उसके अंदर आप ना कोई TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हैं ना उसको आप एक्सटेंड या किसी अदर कैटेगरी के अंदर स्विच करा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, सीजनल वीज़ा और यहाँ पे डी कैटेगरी वीज़ा अलग अलग होती है। यदि डी कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं वीज़ा को, लेकिन सीजनल वीज़ा के तौर पर जाते हैं तो आपको यहाँ पे जितना भी आप टाइम वहाँ पे रुकते हैं, जितना वीज़ा रहती है लगभग 6 महीने से 9 महीने तक ही रखती है। जब भी पूरी होने वाली और होती है उससे 1 दिन पहले आपको वापस अपनी होम कंट्री यहाँ पे मूव करना पड़ता है। यदि मूव नहीं करते हो तो वहाँ पे आप इलीगल हो जाते हो, यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो आप यहाँ पे इलीगल कहलाते हो वहाँ पर जब भी आप रुक जाते हो। तो सीजनल वीज़ा का ध्यान रखें, जितना भी आपसे वहाँ पे आपका टाइम पीरियड लिखा रहता है वीज़ा के अंदर उतने टाइम वहाँ पे आप रुक सकते हो, वहाँ पे वर्क कर सकते हो और सीजनल वर्क ही कर सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे आप कोई वर्क नहीं कर सकते जो कि आपको एजेंट्स के द्वारा बताया जाता है कि आप कुछ भी काम वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आप जो भी आपको यहाँ पे कैटेगरी दी गई है सीजनल की दी गई तो सीजनल वर्क ही आप कर सकते हैं। तो जितना भी टाइम रुकता है उतने वीज़ा रहती है उतना ही रुकना वो वापस अपनी होम कंट्री आना पड़ता है। तो ये हो गया आपने विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा के बारे में बता दिया। तो तीसरी जो हम बता देता हूँ आप किस तरीके से एंटर कर सकते हो यूरोप के अंदर कौन सी वीज़ा के द्वारा, तो वो है हमारा स्टडी वीज़ा। जी हाँ, स्टूडेंट वीज़ा आप लगाकर यहाँ से जा सकते हैं और स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको
अच्छा खास फंड भी दिखाना पड़ता है और आपको ट्यूशन फीस भी यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो बहुत सी यूरोपियन जो सेनेगन जोन के अंदर कंट्रीज वो ट्यूशन फीस, जीरो ट्यूशन फीस भी देती है और लो बजट ट्यूशन फी भी यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी की रहती है। लगभग 1000 यूरो, 500 यूरो से लेकर यहाँ पे 2-3 हज़ार यूरो तक की यहाँ पे फीस ली जाती है। तो ऐसी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं और जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ पे लगभग मैं बात करूँ स्पेसिफिक कंट्री की तो यहाँ पे इटली हो गया और जर्मनी हो गया। यहाँ पे आपको जीरो ट्यूशन फीस में आप जा सकते हो। इसकी कोई पॉलिसी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यदि अप्लाई करना चाहते हो तो यूनिवर्सिटीज़ की आपको वेबसाइट में जाना, वहाँ पे देख सकते हो। तो जर्मनी में लगभग जीरो ट्यूशन फीस रहती है और इटली के अंदर लगभग जीरो ट्यूशन फीस और साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। लगभग यहाँ पे 5000 यूरो से लेकर 10-12 हज़ार यूरो तक पर ईयर का आपको वहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है इटली के अंदर यदि आप स्टडी करने के लिए चाहते हो तो जो इनका क्राइटेरिया स्टडी वीज़ा का यहाँ पे क्वालिफाई आपको होना चाहिए, यानी आईलेट्स एग्जाम होना चाहिए या वहाँ की जो लैंग्वेज है आपके पास। तो दोस्तों जिस लैंग्वेज कोर्स का आपने जिस कंट्री में जाना उसका लैंग्वेज कोर्स यदि आप कर लेते हैं A1, A2, B1, B2 तो ये 4 जो टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट जैसे B1, B2 भी दे सकते हैं A1 करने के बाद। तो यदि आप B2 लेवल या कई कंट्रीज जैसे जर्मनी है वो B1 लेवल तक आपको एक्सेप्ट कर लेती है तो वहाँ पे आप जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ट्यूशन फीस बिल्कुल जीरो। और जो जर्मनी के अंदर एक हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम चलता है वो बिल्कुल ही आपका फ्री रहता है। केवल आपको यहाँ पे एम्प्लॉयड से वहाँ से आपको यहाँ पे कुछ लेना पड़ता है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट बेस पे लेना पड़ता है। 3 साल का वहाँ पे डिप्लोमा कोर्स रहता है ये, तो उसके अंदर लैंग्वेज कोर्स चाहिए होता है B1, B2 तो वो यहाँ पे फ्री स्टडी होती है। बाकी सब आपको स्टाइपेंड के तौर पर 1000 यूरो पर मंथ भी मिलते हैं, 1000 से 1100, 1200, 1300 के बीच। और बात करें यदि आप यहाँ पे तो इटालियन लैंग्वेज होनी चाहिए, यदि फ्रांस में जाते हो फ्रेंच लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इसी प्रकार जिस आपने सेनेगन जोन के अंदर जिस कंट्री के अंदर जाना है यदि उसकी लैंग्वेज आप यहाँ से इंडिया से सीख के जाते हैं तो आप वहाँ पे अच्छे खासे रुपए अर्न भी कर सकते हैं स्टडी के साथ। और यदि स्टडी के अंदर जाना चाहते हो, यदि लैंग्वेज कोर्स नहीं करना चाहते हो तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आईलेट्स, पीटी, टॉयफल या किस प्रकार का भी इंग्लिश टेस्ट आपके पास होना चाहिए। लगभग यहाँ पे 6.5 बैंड रहने चाहिए ज़्यादातर कोर्स के अंदर। और जो यहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज कम बैंड्स को भी एक्सेप्ट कर लेती है, जैसे 5, 5.5 है तब भी आप जा सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से क्राइटेरिया रहता है। और विदाउट आईलेट्स जैसे लातविया, हंगरी, चेक रिपब्लिक हो गया, तो ये जो कंट्रीज है लिथुआनिया हो गया, तो कुछ इस प्रकार की कंट्री है जो विदाउट आईलेट्स अमोई बेस पर भी एडमिशन देती है। बहुत सी जो सेनेगन कंट्रीज अमोई बेस पर आपको स्टडी वीज़ा प्रोवाइड करती है। तो स्टडी वीज़ा के में जानना है तो आपको यहाँ पे ट्यूशन फी आपको देनी पड़ती है। तो कोई से भी आप जिसके अंदर जाना चाहते हो तो ट्यूशन फी लगती है, साथ में आपको यहाँ पे फंड भी शो करना पड़ता है वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि एकोमोडेशन आपको चाहिए होगा। जितनी स्टडी रहेगी वहाँ पे एकोमोडेशन भी आपको चाहिए होगा, तो वो रेंट आपके यहाँ पास होना चाहिए। लगभग यहाँ पे 300-400 यूरो आपका मंथली एक्सपेंसेस वहाँ पे आने वाला है। तो यह ध्यान रखें आपको स्टडी वीज़ा के तौर पर जाते वक्त यहाँ पे अपना कुछ यहाँ पे हिसाब किताब लेके जाएं। यहाँ पे जो यहाँ पे लगभग जाते आपको जॉब नहीं मिलने वाली है तो कहीं फील्ड के अंदर आपको लगभग 1-2 महीने का खर्चा वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा और फंड वगैरह शो करना पड़ता है। तो लगभग यहाँ पे 10-15 लाख तक इंडियन रुपीज़ का खर्चा आ जाता है यदि 1 साल की वहाँ पे आप स्टडी करते हो। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी पे आप इन्हें जो MBA वगैरह करती हैं तो कुछ मास्टर्स प्रोग्राम, बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर जाती हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको ट्यूशन फी वगैरह देनी पड़ती है और यहाँ पे फंड वगैरह शो करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके की मैंने बताई आपको वीज़ा वगैरह किस तरीके, विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, यहाँ पे जो टूरिस्ट वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया। वर्क वीज़ा की दोनों कैटेगरी के बारे में मैंने बताया। और यहाँ पे जो स्टडी वीज़ा है तो इस तरीके इतने रूटों से आप यहाँ पे जा सकते हैं सेनेगन जोन के अंदर। तो बात करें यहाँ पे जो वर्क जो विजिट वीज़ा के बारे में बताया, तो मैंने टूरिस्ट वीज़ा तो मैं यहाँ पे आपको वीज़ा की फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे जो एंट्री मिलती है यदि फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करते हैं विजिट वीज़ा तो लगभग आपको यहाँ पे 1 महीने तक की वीज़ा मिलती है। और एंट्री इसमें आप वीज़ा के अंदर देख सकते हो, तो जितनी यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है उतनी ड्यूरेशन तक आप उस कंट्री के अंदर रह सकते हैं। बाकी आपको जैसे वो जितने दिन आप रुकने वाले, लगभग जैसे हम मान 30 दिन की हमें एंट्री मिलने वाली है तो 30 दिन होने से पहले आपको अपनी होम कंट्री मूव होना पड़ेगा।
और जैसे आप यहाँ पे सेनेगन जोन के अंदर उसी कंट्री को यदि एक कंट्री का वीजा ले लेते हो तो आप 29 कंट्रीज तो विजिट कर पाएंगे। लेकिन आपको जो यहाँ पे जो वीजा अप्लाई करना है वो किसी एक कंट्री का उस कंट्री का अप्लाई करना है जहाँ पे आप ज्यादा दिन रुकने वाले हो। तो एम्बेसी तभी आपको वीजा देने वाली है तब यदि आप उस कंट्री के अंदर यहाँ पे जो है 4-5 दिन से ज्यादा रुकने वाले हो। तो यदि आपने एक दिन यहाँ पे उस कंट्री के लिए रुकना है और उस कंट्री के एम्बेसी के अंदर आप अप्लाई करते हो तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप जिस एम्बेसी के अंदर आप अप्लाई करने वाले हैं तो उस एम्बेसी के अंदर आपको जो कंट्री आप जा रहे हैं जिस एम्बेसी के तो उसके अंदर यदि आप रुकने वाले हो तो ज्यादा दिन रुकने वाले हो तो उसी कंट्री के अंदर आपको अप्लाई करना है। तो ध्यान रखिए जहाँ भी आपको रुकना तो ज्यादा दिन जिस कंट्री के अंदर रुकने वाले उसी कंट्री के एम्बेसी के अंदर आपको वीजा अप्लाई करना है। तो जो भी आपका अभी अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है उसी आपको कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि अभी आप नीदरलैंड्स हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इटली हो गया, तो कुछ इन कंट्रीज की सेनेगन की इन कंट्रीज की जो वीजा सक्सेस रेट है अभी बहुत हाई चल रही है विजिट वीजा की। तो इन कंट्री के तौर पर आप अप्लाई करें। जैसे फ्रांस हो गया तो यहाँ कंट्री है अभी अच्छा खासा वीजा इनका सक्सेस रेशियो है विजिट वीजा का, तो आप इनमें अप्लाई कीजिए। और यहाँ पे जो इनकी यदि आपको वीजा मिल जाती है तो आप यहाँ पे आगे भी पूरे सेनेगन जोन के अंदर यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। तो फर्स्ट टाइम पे जो है लगभग 30 दिन का यानी 1 महीने तक का यहाँ पे वीजा एंट्री मिलती है। और यदि एक बार वापस आप जाकर आ जाते हो तो फिर आपका जो है वीजा की यहाँ पे ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। जैसे बाद में आपको 3 महीने कर दिया जाता है, फिर यदि वापस आके ले जाते हो तो फिर आपका 6 महीना, फिर 2 साल तक, 5 साल तक, इस तरीके से मल्टीपल एंट्री आपको मिलने लग जाती है। तो वही ये चेक करते हैं एम्बेसी वाले कि आप कितना देर वहां पे रुकने वाले, कितना दिन रुक के आए हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी ट्रेवल हिस्ट्री पर भी आपका निर्भर करता है आपका वीजा। तो कुछ इस तरीके की प्रोसेस है सेनेगन जोन के अंदर आपको अप्लाई करने की। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ कि विजिट वीजा के अंदर टूरिस्ट वीजा हो गया यहाँ पे, तो इसमें डॉक्यूमेंट हमको क्या क्या चाहिए होता है तो वो इसमें हम बात करने वाला हूँ। तो लगभग जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहते हैं जैसे फंड वगैरह हो गया, बिजनेस वगैरह आपको दिखाना पड़ता है, बिजनेस प्रूफ क्या बिजनेस है आपका यहाँ पर। और यहाँ पे जो ITR है वो यहाँ पे आपकी देखी जाती है। तो ITR आपका बिजनेस प्रूफ और फंड, तो ये 3 मेन डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आपका वीजा निकलता है, वीजा लगने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले जिस एम्बेसी के अंदर आप यहाँ पे कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंट्री का जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब भी अप्लाई करेंगे तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म लगता है सबसे पहले जो एम्बेसी के अंदर। तो सेनेगन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, तो you all need to fill out the official Senegal visa application form which is the same all Senegal countries। तो सभी का जो सेम होने वाला है सेनेगन कंट्रीज का एप्लीकेशन फॉर्म है। जिस भी आप साइट पर जाएंगे यानी VFS ग्लोबल यहाँ पे आपको बुक करना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए। और यदि आप स्पेन वगैरह के लिए, स्पेन के लिए BLS जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है आपको वीजा। और यहाँ बाकी कंट्रीज के लिए VFS ग्लोबल है, उसमें आपको जाना पड़ता बायोमेट्रिक और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए। तो सबसे पहले हो गया आपका जो है वो वहाँ पे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपका पासपोर्ट हो गया। जो पासपोर्ट है ओरिजिनल पासपोर्ट, यदि आपने पहला भी कोई पासपोर्ट है पुराना तो उनको भी साथ में लेके जाना है क्योंकि ट्रेवल हिस्ट्री वगैरह आपका सब कुछ देखा जाता है, कहीं किसी कंट्री से आप बैन तो नहीं है। तो योर पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 months आफ्टर यू इंटेंडेड स्टे इन द सेनेगन एरिया एंड हैव एटलीस्ट 2 blank पेजेस। तो आपका 2 खाली पेज रहने चाहिए पासपोर्ट के अंदर जो जिसके अंदर वीजा लगने वाला है। और वहाँ पे कम से कम यहाँ पे 3 महीने तक वैलिड रहना चाहिए। तो कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया हमारा पासपोर्ट। और तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स का रेशियो आप वहाँ पे देख लेना साइट पर, जो भी इनका रेशियो होता है सेनेगन कंट्रीज का सॉरी, तो उसी साइज के अंदर आपको यहाँ पे जो अपना फोटोग्राफ्स है वो लेकर जाना है। तो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज फोटो है यदि आप साथ कैरी नहीं करते हैं तो वहाँ पे VFS ग्लोबल या BLS के अंदर आपको हाई चार्ज किया जाता है फोटोग्राफ के लिए। तो यहाँ पे फोटोग्राफ यहाँ से आप लेके जाएं। तो चौथे डॉक्यूमेंट की बात करें तो ट्रेवल इंश्योरेंस हो गया। तो यू मस्ट हैव ट्रेवल इंश्योरेंस दैट कवर्स मेडिकल इमरजेंसीज, repatriation and other unforeseen events and it's valid for the entire Senegal area। तो पूरे सेनेगन एरिया तक वैलिड रहना चाहिए वो ट्रेवल इंश्योरेंस आपको बुक करना है। जितने दिन आप वहाँ पे रुकने वाले हैं तो उतना दिन का आपके पास ट्रेवल इंश्योरेंस होना चाहिए। तो बात करें बाद में तो यहाँ पे फ्लाइट आइटनरी आपके पास होना चाहिए।
तो फ्लाइट आइटनरी जो कि प्रोवाइड कॉपी ऑफ योर फ्लाइट आइटनरी, तो फ्लाइट आइटनरी हो गया कहाँ पे आप रुकने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, तो वो आपका यहाँ पे डे 0 से लेकर जितने दिन वहाँ पे रुकने वाले, जैसे 5 दिन 7 दिन, तो उतना आपके पास एक ट्रेवल आइटनरी होनी चाहिए, उसकी आपको कॉपी लगानी है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। और बात करते हैं अलग डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। यदि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यदि यह आपने प्रोवाइड नहीं किया तो आपका रिफ्यूज़ 100% होने वाला है। तो यदि विजिट वीज़ा करते हो तो इन्विटेशन लेटर, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्ट में, बिगिनिंग में ही, तो आपको यदि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट आपके लिए नेसेसरी है। तो यू नीड टू शो proof that you have a place to stay during your trip, which can include hotel bookings, rental agreement, or a letter of invitation from a host. तो यहाँ पे यदि इन्विटेशन लेटर लगाते हो तो जैसे कि विजिट वीज़ा के लिए वो चाहिए तो वो लगा सकते हो। अदरवाइज आपको होटल बुकिंग वगैरह या फिर यहाँ पे रेंट वगैरह कोई हॉस्टल वगैरह आपने बुक कर रखी है तो उसका आपको प्रूफ यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स, तो इसका भी आपका ज़रूरी है, भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। यू नीड टू demonstrate that you have enough money to cover your travel expenses, which can be done through bank statements, pay स्टेप्स और अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो फंड्स वगैरह आप दिखा सकते हो, बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो, अपनी एफडी वगैरह कुछ करा रखा तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो बैंक के अंदर आपका जो जमा रहना चाहिए, जितने दिन रुकने वाले उस हिसाब से लगभग यहाँ पे मान के चले कम से कम आपके पास यहाँ पे 1-2 लाख तो होना चाहिए, छोटी मोटी यदि कंट्री आप सेनेगन की विजिट करते हैं तो भी। तो मोटा मोटा मानिए आपको 100-200 यूरो पर डे के हिसाब से यहाँ पे मैनेज करनी रहती है। और जो वो आप प्रूफ ऑफ फंड्स है उनकी अलग अलग क्राइटेरिया, कहीं जो कंट्रीज है वो लगभग 6 महीने पुरानी मांगती है, 6 महीने तक आपको फंड देखा जाता है, और कुछ कंट्री 3 महीने का भी देखते, कुछ 1 महीने के अंदर भी 1 महीने का भी आप मैनेज कर लेती है। तो कुछ इस तरीके से वीज़ा मिलने पर वीज़ा वाला ऑफिसर पर वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो कितने तक देखता है, और यहाँ पे उसके हाथ में ही रहता है सब कुछ, यहाँ पे किस तरीके से वो यहाँ पे वेरीफाई करता है। तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ, इतने जो अभी डॉक्यूमेंट बताइए तो कंपलसरी है कि किसी भी सेनेगन कंट्री के लिए आप अप्लाई कर लें। जो ऑप्शनल यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो मैं बता देता हूँ। कवर लेटर है, कवर लेटर एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ योर ट्रिप एंड योर इंटेंशन। तो कवर लेटर आपको लगाना है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा आपकी ट्रिप के बारे में, आपकी ट्रिप किस पर्पस से आपके जा रहे हैं और क्या आपका इंटेंशन है वहाँ पे। तो इसके तौर पर आपको पूरा कवर लेटर बनाना है, जितने दिन भी आप रुकने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्या कुछ वहाँ पे करने वाले, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कवर लेटर आपका बना के रखना रहेगा। तो उसको साथ में आपको एम्बेसी के अंदर डॉक्यूमेंट जमा कराना रहेगा। कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ योर बर्थ सर्टिफिकेट कैन बी हेल्पफुल फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस। तो बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट यदि बना हुआ है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आपका पासपोर्ट या आपका बर्थ जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे मान्य रहता है। तो यदि आपके पास नहीं है तो वो कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ यू आर एम्प्लॉयड प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो यदि आपने कहीं यहाँ पे नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो आपको एनओसी वगैरह और उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर वगैरह आपको साथ में लगाना रहेगा कि इतने दिन यहाँ पे छुट्टी पर जा रही है, तो उसका आपको कंपनी के द्वारा आपको लेटर लेना पड़ेगा। तो वो लेटर भी आपको यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन में आपको साथ में लगाना रहेगा। या तो यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, और यदि यहाँ पे कहीं भी नौकरी करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट आपको मांगे जाएंगे। और बैंक स्टेटमेंट तो ये जैसे कि यदि सैलरी आती है तो सैलरी वगैरह उसके अंदर आपकी मेंशन रहनी चाहिए। और कॉपी ऑफ प्रीवियस वीजा, यदि आपकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, किसी अदर कंट्रीज आपने कोई विजिट कर रखा है तो उसका आपको प्रूफ देना होगा। इफ यू हैव प्रीवियसली हेल्ड सेनेगन वीजास प्रोवाइड कॉपीज ऑफ देम, तो उसकी कॉपी भी यदि पासपोर्ट के अंदर आपकी कॉपीज वगैरह या ई वीज़ा आपने ले रखे वो भी साथ में लगानी, और उसके स्टाम्प भी आपको दिखाने हैं। तो पासपोर्ट के जो पूरी आप कॉपी निकलाने, जहाँ पर भी आपको वीज़ा के स्टाम्प वगैरह हैं तो उसकी आप कॉपी साथ में लगाएं। और जो अलग जो कंट्रीज, लगभग कंट्रीज जो है वो यहाँ पे वो भी मांगती है, यानी पूरे पासपोर्ट की कॉपीज वगैरह भी मांगती है। तो सेनेगन के अंदर ऐसा नहीं है, सेनेगन के अंदर आप यहाँ पे जो यहाँ पे वीज़ा लगी हुई है कि उन कॉपीज को आप लगा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट हैं। यहाँ पे जो अदर इंपॉर्टेंट नोट्स बता दें, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, एंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट एज एन इनक्यूरियस और ओमिशंस कैन लीड टू वीजा रिजेक्शन। तो यदि आप
अपना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाएं। यदि फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो अपना ध्यान रखें, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप साथ में यहाँ पे रखें। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाइल फोटोकॉपीज आर ऑफ्टन सफिशिएंट, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडिली अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस। तो यहाँ पे जो है केवल फोटोकॉपीज वगैरह आपसे मांगी जाती है, लेकिन आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो भी साथ में करें, साथ में कैरी करना, यानी साथ में आपको ले जाना रहेगा। क्योंकि यदि आपसे मांगा जाता है वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए तो आप दिखा सकें। तो यहाँ पे जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी आप एम्बेसी के अंदर VFS ग्लोबल के आप साथ में जाते वक्त आपको साथ में ले जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होता है तो आप दिखा पाएंगे मेरे पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो आप वहाँ पे वीज़ा के लिए उनको पता ही नहीं चलेगा किस लिए आ रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे एक्यूरेट होना चाहिए, आप कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट ना लगाएं। तो डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान में रखें, यदि कहीं से जो फेक डॉक्यूमेंट एजेंट वगैरह फेक डॉक्यूमेंट भी लगा लेते हैं, कईयों के जो लक रहते हैं उनका वीज़ा भी आ जाता है, लेकिन जब वहाँ पे एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, उस कंट्री में पहुँचते हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो लगभग जो उनके क्लाइंट्स वगैरह रहते हैं उनको पता ही नहीं रहता क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाया गया था, तो वहाँ से वो डिपोर्ट होते हैं। तो यदि यहाँ पर एम्बेसी को पता नहीं चलता है तो बाई चांस वीज़ा भी लग जाता, तो आगे वहाँ पे एयरपोर्ट पर जो इमिग्रेशन पर है वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कैरी करें। तो शेंगेन के अंदर या कुछ इस तरीके से प्रोसेस है, और अलग अलग कंट्री का लगभग अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो लगभग है शेंगेन जोन के अंदर यही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाने रहते हैं। और जो 29 कंट्रीज हो गई उनमें से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बता दिया आपको यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा या फिर विजिट वीज़ा या फिर बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विजिट वगैरह। और वर्क परमिट और स्टडी परमिट का जो है अलग प्रोसेस है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स आपको कभी भी अलग वीडियो के तौर पे बता दूंगा, लगभग मैंने आपको बता दिया। जैसे लैंग्वेज कोर्स वगैरह हुए, फंड वगैरह हुए, बाकी के डॉक्यूमेंट यही लगने वाले हैं। और आपके पापा की यदि आप खुद की ITR भरते हैं तो ITR भी आप साथ में लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का लगभग सेम प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया शेंगेन जोन के अंदर आप शेंगेन जोन क्या होता है, शेंगेन वीज़ा क्या होती है, तो कुछ इस तरीके से रहता है प्रोसेस। तो शेंगेन करते रहते हैं, तो इसलिए यूरोप की लगभग 29 कंट्रीज जिनका एक ग्रुप है उनको यहाँ पे शेंगेन जोन कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से है, तो वीडियो में बता दिया। और मैंने जो अभी तक यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या कुछ, यदि आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे अभी आप तक फॉलो नहीं कर रखा तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ जाकर आप वहाँ में फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अभी तक आपने द फॉरेन वर्ड्स यूट्यूब चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और नोटिफिकेशन बेल जो होती है सब्सक्राइब करने के बाद उसको भी आप ऑल पर क्लिक कर दें। तो ऑल पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो आपका हमारी चैनल पर जो भी नई वीडियो आती है, नया अपडेट वगैरह आती है, तो आप सबसे पहले देख पाएंगे, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ले पाएंगे फॉरेन वर्ड्स के तौर पर। तो यहाँ पे जो है कर लें आप। और अब जब ये जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों या उसके साथ शेयर कर दिया, जो भी जरूरतमंद जिसको भी शेंगेन के बारे में जानना है तो उसके साथ आप शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर दें जो भी आपको कुछ पूछना। चलिए दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।